नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो इस बेस पर आधारित है कि हाल ही में सीएजी यानी कि कैग ने एक ऑडिट किया, किस पर? ग्रीन इंडिया मिशन पे। तो इसको लेकर के जो भी आंकड़े जारी किए गए हैं, जो भी कमियां उजागर की गई हैं, उन सभी को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ ही पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कैग यानी कि जिसका फुल फॉर्म है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसने ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन में कई गंभीर कमियां बताई हैं। अब कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। तो 2015-16 से 2024-25 के बीच का ये डेटा है। अब ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है इसे शुरू कब किया गया था? 2014 में। इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो अभी जो आंकड़ा जारी किया गया वो 2015-16 से 2024-25 का है और इस बीच में कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन की योजना, इसके क्रियान्वयन और निगरानी का ऑडिट किया गया है। और इसके बाद जो कुछ बातें सामने आई हैं, जो मुख्य समस्याएं सामने आई हैं, वो कौन कौन सी है तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली समस्या आई है वो है पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होना, यानी कि इस मिशन के लिए जितना आवंटित किया गया था धनराशि उतनी उपलब्ध नहीं हुई है। और इसी के साथ ये जो योजना है वो कई और योजनाओं के साथ भी मिली हुई है। तो ये जो योजना है वो कई और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ भी मिलकर के काम करती है। तो कई बार क्या होता है कि इस मिशन में खासकर ये हुआ है कि जो अलग से सरकारी योजनाएं उनके बीच समन्वय जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहा। और इसके साथ ही एक और समस्या है कमज़ोर निगरानी व्यवस्था, यानी कि इसका ऑडिट नहीं किया गया था कि ये जो मिशन है वो किस तरीके से लागू है, किस तरीके से कार्य कर रही है। और योजना और क्रियान्वयन में भी कमियां सामने आई हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आई है वित्तीय नियंत्रण में कमियां, यानी कि इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इसमें जो वित्त का आवंटन था वो कैसे प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इस मिशन में कैग की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत सामने आई है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ इस रिपोर्ट के जो मुख्य आंकड़े हैं उनको समझ लेते हैं। अब 2015-16 से जो भी आंकड़े आए उसको समझते हैं। तो इसमें वन आवरण की गुणवत्ता की बात की गई है और साथ ही साथ वन आवरण में वृद्धि को लेकर के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन आवरण की गुणवत्ता के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे वन आवरण में वृद्धि के बारे में। तो ये जो अवधि दी गई है इसमें वन आवरण की गुणवत्ता का लक्ष्य कितना रखा गया था? 14 लाख हेक्टेयर से अधिक का लक्ष्य रखा गया था और जिसमें कि वार्षिक सुधार जो देखने को मिला वो लगभग 0.114 लाख हेक्टेयर में ही वन आवरण की गुणवत्ता देखने को मिले, यानी कि सीधे जो लक्ष्य रखा गया था उसकी तुलना में 91.87% की कमी देखने को मिली है। अब वन आवरण में वृद्धि की बात कर लेते तो लक्ष्य रखा गया था 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का। अब इसमें जो वार्षिक उपलब्धि हुई है वो कितनी हुई है? लगभग 0.034 लाख हेक्टेयर का। और लक्ष्य के मुताबिक जो भी उपलब्धि हासिल हुई है उसमें 97.57% की कमी देखने को मिली है। तो ये हमने आंकड़ों को समझ लिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार वित्तीय सहायता को भी समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा मिशन था इसमें जो प्रस्तावित वित्तीय सहायता थी वो 10,600 करोड़ रुपए की थी, जो कि इसे उपलब्ध नहीं हुई है। और इसी के साथ इसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसने शुरुआती 4 वर्षों के लिए कुल स्वीकृत राशि कितनी की थी? 2,000 करोड़ रुपए। और 13वें वित्त आयोग से राज्यों के हिस्सों के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, इसकी स्वीकृति दी गई थी। यानी कि अब आप जब देखेंगे तो 10 वर्षों की जांच अवधि में वार्षिक बजटीय सहायता कितनी प्राप्त हुई थी? 1,149.14 करोड़ रुपए, यानी कि जो भी लक्ष्य रखा गया था उससे कुल 47.88% की ही प्राप्ति की गई है। तो ये थी, हमने वित्तीय सहायता की बात कर ली। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि नेक्स्ट बैच जो है हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का मुखर्जी नगर सेंटर पे कब से ओपन हो रहा है। तो बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम की। तो 20 अगस्त से हिंदी मीडियम बैच में एडमिशन ओपन है और इंग्लिश मीडियम में 3 सितंबर से
ओपन है और याद रखिएगा ये मुखर्जी नगर सेंटर की बैच की बात की गई है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में, और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका नोडल मंत्रालय कौन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो इस मिशन का नोडल मंत्रालय है। अब इसी क्रम में भारत की जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, इसके अंतर्गत कुल 8 मिशन है और 8 मिशन में से एक मिशन जो है वो है ग्रीन इंडिया मिशन है। अब समझिए कि ग्रीन इंडिया मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य जो वन है उनमें वृक्ष आवरण में वृद्धि करना, वन की गुणवत्ता को सुधारना, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। आप सभी को पता है कि जो वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सकता है, और साथ ही साथ वन आधारित आजीविका को मजबूत करना, यानी कि जो लोग वन से जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग, उनके रोजगार में भी, उनकी आजीविका को भी मजबूत करना इस मिशन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अब इसके लक्ष्य की बात करेंगे तो ये जो मिशन है उसकी शुरुआती लक्ष्य जो रखा गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वन एवं वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो इसमें 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्ष के आवरण बढ़ाने की बात की गई थी, और इसके अलावा 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जहां पर पहले से वन मौजूद है वहां पर वृक्ष आवरण जो है उनकी गुणवत्ता में सुधार करना इसका लक्ष्य था। और इसमें यह भी लक्ष्य रखा गया था कि हर साल 50 से 60 मिलियन टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत ने लक्ष्य रखा था 2030 तक का, यानी कि 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी प्रतिबद्धता जताई गई थी भारत के द्वारा। और ये हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मिशन के बारे में ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि वित्तीय सहायता की प्रॉब्लम है। जितना भी बजट रखा गया था इस मिशन के लिए वो से प्राप्त नहीं हुआ, तो राज्यों को पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो कार्य को, मिशन को आगे सुचारू रूप से बढ़ा सके। इसके अलावा भू स्थानिक तकनीक और रिमोट सेंसिंग से निगरानी करनी चाहिए कि किस एरिया में वन उपलब्ध है, किस एरिया में वन आवरण अच्छा है, वन की गुणवत्ता अच्छी है। और इसी के साथ इसमें वन की जो गुणवत्ता है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, उनको भी सफलता का मापदंड बनाना अनिवार्य। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने एक पेड़ लगा दिया और बस इतना ही पर्याप्त है। और इसमें स्थानीय समुदायों और वन निर्भर लोगों की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग वहाँ के एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वित्तीय रिकॉर्ड और ऑडिट व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी मिशन के लिए जितना भी वित्तीय आवंटन किया वो पर्याप्त तरीके से राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिशन में उसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है। और दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य केवल वन आवरण बढ़ाना है, वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं। और तीसरा कथन है, मिशन वन आधारित आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को भी महत्व देता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।